अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे जी हमारे वायरल जो आपके कंजक्टिवाइटिस है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके वायरल कंजक्टिवाइटिस के अंदर हमारे पास होता क्या है, तो ये आपके पास एक एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है। एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है आपके पास जो आपके कंजक्टाइवा की हो जाती है। करेक्टराइज्ड क्या करती है विद द वाटरी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी वायरल आपके पास कंजक्टिवाइटिस होंगे उसके अंदर वाटरी डिस्चार्ज होता है और इसके अंदर आपकी रेडनेस ऑफ आई भी देखने में मिलेगी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फॉर द वायरल कंजक्टिवाइटिस। अब वायरल कंजक्टिवाइटिस के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के आपके पास वायरसेस आते हैं, जिसके अंदर आपके पास अडीनो वायरस आ सकता है, पिकोरना वायरस है, आपके पास हर्पीज सिम्प्लेक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देन आपके पास मीजल्स वायरस आ जाता है, आपके पास चिकन पॉक्स का वायरस है, एंड साथ ही आपके पास मोलस्कम कंटेजियोसम है, एंड साथ ही आपके पास कोरोना वायरस भी अब आपके लेटेस्ट बुक के अंदर ऐड कर दिया गया है। पुरानी बुक में ये नहीं होता था। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं जी आपका डीनो वायरस जो है वो क्या करता है। तो डीनो वायरस जो है वो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। एज सच ये आपका कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये डबल स्ट्रैंडेड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये डीएनए है, ये आरएनए है। जस्ट आप इतना याद रख लें कि जो आपका पिकोरना है दैट इज़ आरएनए वायरस, और बाकी आपके जितने भी हैं जिसके अंदर डीनो आ जाता है, हर्पीज़ आ जाता है, ठीक है जी, और आपका आ जाता है चिकन पॉक्स का आ जाता है, मोलस्कम कंटेजियोसम आ जाता है, कोरोना नहीं, ये आपके जो हैं ये आपके डीएनए वायरस हैं। और साथ ही आपके पास जो पिकोरना है, पिकोरना के साथ आपके पास मीज़ल्स का वायरस है, और मीज़ल्स के साथ कोरोना का वायरस, ये तीन जो हैं ये आपके आरएनए हैं। ये आपके कई बार एमसीक्यू में आ सकते हैं। एज सच ये भी एमसीक्यू में कभी मैंने आते देखे नहीं है, लेकिन आप इतना याद रख लें तो दैट्स इनफ। आपको डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारे पास जो एडीनो कंजक्टिवाइटिस है उसकी आगे हमारे पास दो तरह की टाइप्स है, दो क्लिनिकल कंडीशन है, जिसके अंदर हमारे पास एपिडेमिक कराटो कंजक्टिवाइटिस आ जाता है और एक हमारे पास फ्रिंजियो कंजक्टाइवल फीवर आ जाता है। तो ये दोनों हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एपिडेमिक कराटो कंजक्टिवाइटिस। एपिडेमिक कराटो कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, ये आपके पास एक्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होता है जो एसोसिएट करता है विद द सुपरफिशियल, आपके पास सुपरफिशियल पंक्टेट केराटाइटिस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये आपने कुछ याद रखने इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी एटियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है कि इसके अंदर अडीनो वायरस जो है इन्वॉल्व है सीरोटाइप 8, 19 एंड 37। ये आपके पास इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। ये हाईली इन्फेक्शियस है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 8 डेज है, एपिडेमिक फॉर्म है, फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस है। अभी हमने इसकी डेफिनेशन में भी देखा दैट इट इज़ एक्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस। तो ये फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस है और ट्रांसमिट होता है बाय द कॉन्टेक्ट विद द ऑक्यूलर सिक्रीशंस। जो आपकी सिक्रीशंस होती हैं उसके कॉन्टेक्ट की वजह से ये स्प्रेड होता है। अब इसका जब भी सिनेरियो आता है तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने हैं। एक तो उन्होंने सिनेरियो में बताया होता है कि ये फॉलिकुलर कंजक्टाइवल रिएक्शन हुआ है, कई बार सिनेरियो में ये लिखा होता है। उसके बाद उन्होंने लिखा होता है कि प्री ऑरिकुलर लिम्फ अडीनोपैथी हो गई है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद लिखा होता है कि सिबलिंग की हिस्ट्री है। सिबलिंग की हिस्ट्री से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि सिक्रीशन से ये डेवलप हो जाता है, तो सिबलिंग हिस्ट्री कई बार लिखी होती है। रेडनेस होती है, ठीक है जी, फोटोफोबिया आपके पास होता है, और फॉलिकल फॉर्मेशन होते हैं। ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं याद रखने हैं, ठीक है। और साथ ही आपके पास फॉलिकल फॉर्मेशन होती है। तो ये आपने इसके पॉइंट्स जो हैं अपनी बुक पर नोट डाउन कर लेने हैं। आपके सिनेरियो में इनमें से कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर मेंशन होता है, तो वो आपके पास एपिडेमिक कराटो कंजक्टिवाइटिस की तरफ आपको लेकर जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जैसे हम हमेशा से पढ़ते हैं आए हैं, वी हैव द सिम्टम्स एंड वी हैव द साइंस। ठीक हो गया। तो सिम्टम्स के अंदर आपके पास क्या होगा कि आपके पास वाटरी डिस्चार्ज है, आपके पास रेडनेस है, डिस्कम्फर्ट है और फोटोफोबिया है, ठीक है जी। और ये आपके पास बोथ आइज़ को इफेक्ट करता है मोस्ट कॉमनली, क्योंकि आपके सिक्रीशन से जो है ये स्प्रेड होता है। तो आपको अगर एक आंख में हुआ भी हो तो कई बार हाथ लगने से, सिक्रीशंस जाने से, तो आपके दूसरी आंख में भी बहुत कॉमनली हो जाता है। तो ये बोथ आई के अंदर होता है, मोस्ट कॉमनली बायलेटरल होता है, लेकिन यूनिलेटरल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बोथ आइज में होता है।
उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास साइंस। तो साइंस के अंदर आपकी आईलिड जो है वो उसका एडिमा नज़र आना है, एडिमेटस नज़र आनी है। डिस्चार्ज जो होना है वो आपके पास वाटरी डिस्चार्ज होना है। हाइपरीमिया ऑफ द कंजक्टाइवा नज़र आएगा, ठीक है। आपको कीमोसिस ऑफ द कंजक्टाइवा नज़र आएगा। सब कंजक्टाइवल हेमरेज नज़र आ सकता है। सूडो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन नज़र आ सकती है। आपको फॉलिकल की फॉर्मेशन नज़र आएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया सिनेरियो में आएगा आपके पास फॉलिकल की फॉर्मेशन, तो ये आपको लेके जाएगा किसकी तरफ, एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस की तरफ। ठीक हो गया। तो इसके अंदर लिम्फ एडिनोपैथी भी बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, कॉर्नियल इनफिल्ट्रेशंस भी देखने को मिलती हैं, हाइपरीमिया मिलता है, कीमोसिस मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको लेके जाती हैं टुवर्ड्स द एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि हमने इसका डायग्नोसिस किस तरह से करना है। तो डायग्नोसिस जो है वो हम इसके क्लिनिकल फीचर से कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम जीएमसा स्टेनिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके साथ ही साथ हम इम्यूनोफ्लोरेसेंट स्क्रीनिंग कर सकते हैं, इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेस्ट करा सकते हैं। आप पीसीआर का टेस्ट करा सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन का टेस्ट करा सकते हैं, जिसके अंदर आपको रेज्ड एंटीबॉडीज़ नज़र आएंगी। साथ ही साथ जो है आप इसके अंदर इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेस्ट भी करा सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट आपकी जो होती है, जैसे मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि आपकी ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव होती है, मेडिकल होती है और सर्जिकल होती है। अब इस केस के अंदर आपकी कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट तो नहीं होगी, तो आपकी कंजर्वेटिव और मेडिकल ट्रीटमेंट होगी। तो कंजर्वेटिव के अंदर यही है कि आपने लिड की हाइजीन को मेनटेन रखना है, क्योंकि ये सिक्रीशन से डेवलप होती है, तो आपने हाइजीन को ज़रूर मेनटेन रखना है। सेकेंडली आपके पास आ जाता है और कोल्ड वाटर के साथ आपने इसको स्प्लैश करना है अपनी आइज़ को, ताकि सूदिंग इफेक्ट आए। साथ ही साथ ये आपके पास वायरल है, तो इसके अंदर हमने एंटीवायरल जो है वो देनी होती है। एंटीवायरल कई बार इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, इसलिए हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी करते हैं। तो हमेशा टॉपिकल एंटीबायोटिक्स ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं। ठीक हो गया। और साथ ही साथ हम टॉपिकल स्टीरॉयड्स भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपने एंटीवायरल भी लिख देना है, आपने टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी लिख देना है और टॉपिकल स्टीरॉयड्स को भी लिख देना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी हमारे पास फ्रिंजियोकंजक्टाइवल फीवर। फ्रिंजियोकंजक्टाइवल फीवर में क्या होता है, तो इसके अंदर भी आपके पास एक्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होता है, जो आपके पास होता है ड्यू टू द फीवर या आपके पास फ्रिंजाइटिस की वजह से। इसके अंदर जब भी आपके पास सिनेरियो आएगा तो हिस्ट्री होगी कि किसी बंदे का सोर थ्रोट हुआ था, उसे फ्रिंजाइटिस हुआ था, फीवर था, और उसके बाद उसको जो है कंजक्टाइवा की कीमोसिस या आपको देखने में मिली है, आपको वहाँ पे एडीमा देखने को मिला है, सब कंजक्टाइवल हेमरेज देखने को मिला है, फॉलिकुलर फॉर्मेशन देखने को मिली है, तो दैट वुड बी द फ्रिंजियो कंजक्टाइवल फीवर। अब इसकी जो आपके पास एटियोलॉजी होती है, तो इसके अंदर एडिनो वायरस की सीरो टाइप जो होती है दैट इज़ इन्वॉल्व 3, 4 एंड 7 सीरो टाइप आपके पास इन्वॉल्व होती है। इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर यही है कि आपके पास फ्रिंजाइटिस हुआ होगा, साथ ही साथ हेडेक हो सकती है, फीवर होगा जो आपके पास 101 से 104 फ़ारेनहाइट होगा, यानी काफ़ी हाई फीवर होगा, तो तभी ये होगा। साथ ही आपके पास जो कंजक्टाइवल साइंस हैं वो लेस सीवियर होंगे दैन दैट ऑफ द एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस, और इसकी जो ट्रांसमिशन होती है बाय द कॉन्टैक्ट विद द रिस्पिरेटिव सेक्रीशंस की वजह से हो जाती है। ये आपका ख़त्म हो गया जी फ्रिंजियोकंजक्टाइवल फीवर। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पिकॉर्ना वायरस का जो आपके पास कंजक्टिवाइटिस है, तो वो देख लेते हैं। ये आपके पास मोस्ट कॉमनली होता है ड्यू टू द इंटेरो वायरस 70 की वजह से ये होता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 2 डेज़ है, और ये कंटेगियस डिजीज़ है जो आपके पास लिमिट हो जाती है खुद ब खुद ही 1 to 2 वीक्स के अंदर। और ये लो सोशल इकोनॉमिक जो लोग होते हैं उनको होती है, ओवर क्राउडेड कंडीशन में जो सही तरह हैंड वॉशिंग नहीं करते उनको हो जाती है। और इसके अंदर भी वाटरी डिस्चार्ज होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था वायरल के अंदर मोस्ट कॉमनली वाटरी डिस्चार्ज ही होता है। अब इसके अंदर हम एग्जामिनेशन क्या करते हैं, आईलिड जो है वो हमें स्वॉलन नज़र आती है, आईलिड स्वॉलन नज़र आएगी, डिस्चार्ज आपके पास वाटरी हो जाएगा, ठीक है। सब कंजक्टाइवल आपके पास हेमरेज होगा, दैट इज़ नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस और आपके पास फ्रिंजो ही था, पिकॉर्ना जस्ट आपने रीड आउट ही करना है। आपके पास क्या साथ क्या होगा, कीमोसिस आपको नज़र आ सकता है, कॉर्नियल आपको अल्सरेशन वगैरह, जिसके अंदर आपको पंक्टेट केराटाइटिस नज़र आ सकता है देखने में। ठीक हो गया जी।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका हम डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं। तो डायग्नोसिस के अंदर आपने देखना है कि इसके क्लिनिकल फीचर्स से कर सकते हैं, या हम इम्यूनोग्लोबुलिन का टेस्ट करा लेते हैं जिसके अंदर आपको एंटीबॉडीज़ जो हैं वो रेज्ड मिलती हैं इन द ब्लड। अब इसकी ट्रीटमेंट हमने किस तरह से करनी है, ट्रीटमेंट आपने देख लेनी है। ट्रीटमेंट के अंदर हमने क्या करना है कि कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, कोल्ड वाटर से हमने स्प्लैश करना है ताकि सूदिंग इफेक्ट आए। एंटीवायरल जब इतनी इफेक्टिव नहीं है इसीलिए हमने इसके अंदर एंटीबायोटिक्स देनी है और हमने स्टीरॉयड्स दे लेने हैं। तो ये आपके पास हो गया जी पिकोरना वायरस। नेक्स्ट आपके पास आ गया जी वायरल कंजक्टिवाइटिस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास पेपर में कई दफ़ा आ चुका है, दैट इज़ हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। तो इसको आपने डिटेल से देखना है। इसके अंदर क्या होता है कि ये मोस्ट कॉमनली आपके पास किसकी वजह से कॉज होता है, ये आपके पास हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से कॉज होता है। और ये आपके पास स्मॉल चिल्ड्रन में ज़्यादा होगा, एडोलेसेंट में, यंग एडल्ट में हो सकता है। आईलिड जो है उसके ऊपर आपको वेजिकल्स यानी फॉलिकल्स नज़र आएंगे, रेडनेस ऑफ कंजक्टाइवा नज़र आएगा, वाटरी डिस्चार्ज होगा लेकिन कोई इचिंग नहीं होगी। तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके याद रखने हैं। और डिक्रीज्ड आपके पास कॉर्नियल सेंसेशन हो जाएगी। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने कुछ इसके याद रखने हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है जी, जो हमारे पास सिम्टम पेशेंट लेके आता है तो वो कहता है जी उसको वेसिकल यानी फॉलिकल आईलिड पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, उसका वाटरी डिस्चार्ज है, हाइपरीमिया है, कीमोसिस है, उसको फॉलिकल फॉर्मेशन नज़र आ रही है। साथ ही साथ वो आपके पास जो आप चेक करेंगे उसके अंदर साइंस आ जाते हैं। जो आप चेक करेंगे तो आपको प्रेजेंस ऑफ वेसिकल्स यानी फॉलिकल्स नज़र आएंगे। आप कंजक्टाइवा को देखेंगे तो आपको हाइपरीमिया, वाटर डिस्चार्ज, कीमोसिस नज़र आएगा। जो आपके पास फॉलिकल फॉर्मेशन होगी वो पाल्पेब्रल एंड फॉर्निकल कंजक्टाइवा पर मोस्ट कॉमनली होती है। और एग्जामिनेशन जब हम करेंगे कॉर्निया की तो उसके अंदर आपको पंक्टेट केरेटाइटिस नज़र आएगा, पंक्टेट एपिथेलियल केरेटाइटिस नज़र आएगा, आपको डेंड्राइटिक फिगर्स नज़र आएंगे, मल्टीपल डेंड्राइट्स नज़र आएंगे और कॉर्नियल हाइपोएथीसिया हो जाएगा यानी उसकी लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगी, लेस आपके पास सेंसेशन हो जाएगी ऑफ द कॉर्निया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो डायग्नोस्टिक है, क्योंकि आपके पास जो वाटरी डिस्चार्ज होता है वो आपके पास वायरल में भी होता है और वो आपके पास एलर्जिक में भी होता है। तो वायरल के अंदर जो आपके पास वाटरी डिस्चार्ज होना है उसके साथ आपके पास फॉलिकल फॉर्मेशन होनी है और साथ में कोई भी इचिंग नहीं होनी, जबकि एलर्जिक के अंदर आपके पास पेपली फॉर्मेशन होनी है और साथ में आपके पास इचिंग भी होनी है। तो मैंने आगे आपको बताया था कि फॉलिकल और पेपला में क्या डिफरेंस है। जो फॉलिकल होता है उसकी जो बेस होती है वो रेड होती है और जो उसका सरफेस होती है वो पेल होती है, जबकि जो आपके पास पेपला होता है उसके अंदर एक ब्लड वेसल भी गई होती है जिसकी वजह से उसकी सरफेस जो है वो रेड होती है और बेस जो होती है वो पेल होती है। तो ये आपने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ज़रूर याद रखना है। अब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करते हैं, यानी हम डायग्नोसिस किस तरह से बनाते हैं, तो हम क्लिनिकल फीचर्स से बना सकते हैं। हम साथ ही जो है उसकी कॉर्नियल जो सेंसेशन है वो डिक्रीज़ हुई होती है तो हम उससे बना सकते हैं। हम फंडोस्कोपी कर सकते हैं, फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही हम राइजिंग टाइटर ऑफ द सीरम एंटीबॉडीज़ देख सकते हैं, ब्लड सीपी करा सकते हैं या टीएलसी काउंट भी करा सकते हैं। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोस्टिक पॉइंट्स जो हैं वो ज़रूर याद रखने हैं। फर्दर लास्ट में हमारी आ जाती है जी ट्रीटमेंट हमने किस तरह से करनी है। तो ट्रीटमेंट जो होती है वो हमारी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमने करनी है। अब हमने कोल्ड वाटर की एप्लीकेशन करनी है ताकि उसको सूदिंग इफेक्ट आए। हम एंटीवायरल ड्रग दे सकते हैं ओनली ऑन द प्रेजेंस ऑफ द कॉर्नियल लीजन। अगर कॉर्नियल लीजन प्रेजेंट है तो हम एंटीवायरल ड्रग देंगे जिसके अंदर एसाइक्लोवीर आप दे सकते हैं। ठीक है जी, एसाइक्लोवीर के 3% जो आपके पास ऑइंटमेंट है वो आपने देनी है। देन हम लुब्रिकेशन करेंगे, आर्टिफिशियल टीयर वगैरह दे देते हैं। साथ ही हम एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से एंटीबायोटिक्स दे देंगे। और स्टीरॉयड्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं इसके अंदर, ये आपने ज़रूर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टीरॉयड्स जो हैं आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, लेकिन यूज़ कर सकते हैं इन द डाइल्यूट फॉर्म टू प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ, लेकिन ये आपके पास कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कॉमनली। तो ये आपने ज़रूर पॉइंट याद रखना है कि कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और कौन सी आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस या ड्रग ऑफ चॉइस है। ये कई बार आपके पास एमसीक्यू में पॉइंट्स आ जाया करते हैं। साथ ही हम अपनी मैनेजमेंट के पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट जो हमारी एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस की मैनेजमेंट होगी तो ये आपके पास मोस्ट कॉमनली एडिनो वायरस की सीरोटाइप की वजह 8, 19 की वजह से होता है और 37 की वजह से होता है। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। उसके बाद इसके अंदर हम जो हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री के अंदर आप ऑनसेट पूछते हैं। ठीक है जी, 8, 19 और 37 की वजह से मोस्ट कॉमनली होता है। ठीक है जी, आपकी जो हिस्ट्री होती है उसके अंदर हम पूछते हैं कि ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन कितनी है, कहाँ पर है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक
कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है जी। साथ ही हम पूछ लेते हैं कहीं फॉलिकल फॉर्मेशन तो कहीं नहीं है, कोई मेम्ब्रेन फॉर्मेशन तो नहीं है। तो ये हम सारा कुछ हिस्ट्री में पूछते हैं। एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, हम कंजक्टाइवा की एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम चेक करते हैं कि मोसिस, हाइपरीमिया और सब कंजक्टाइवल हेमरेज तो नहीं है। साथ ही हम डिस्चार्ज देखते हैं कि वाटरी डिस्चार्ज तो नहीं है। आईलिड की एडीमा चेक करते हैं, डीमेटिस तो नहीं है। स्वेयर केसेस के अंदर हम चेक करते हैं कि स्क्लेराइटिस वगैरह तो नहीं होगा, कोई ओपेसिटी वगैरह कॉर्नियल तो मौजूद नहीं है। फॉलिकल हम चेक करते हैं कि टार्सल कंजक्टाइवा पे बने हुए हैं, और प्री ऑरिकुलर लिम्फ एडिनोपैथी को हम चेक करते हैं इन द एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस। साथ ही आपके पास आ जाती है इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो इन्वेस्टिगेशन हम डायग्नोस बनाते हैं क्लिनिकली। साथ ही हम ये करा सकते हैं, हम जीएमसा स्टेनिंग करा सकते हैं, हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग करा सकते हैं, पीसीआर करा सकते हैं, और इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट करा सकते हैं। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन में आ जाएंगी। लास्ट में हम देख लेते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो ट्रीटमेंट के अंदर हम जो है वो सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है विद इन 2 वीक्स, लेकिन अगर नहीं होता तो हम प्रॉपर लिड की हाइजीन करते हैं, कोल्ड वाटर एप्लीकेशन करते हैं, अवॉइड करते हैं शेयरिंग ऑफ टॉवल्स वगैरह, ठीक है, क्योंकि ये आपकी सिक्रीशन से स्प्रेड होता है, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं शेयरिंग। और साथ ही हम मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं और टॉपिकल स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करवाते हैं। नेक्स्ट आपके पास अभी जो हमने रिसेंटली पढ़ा दैट इज़ हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस कंजक्टिवाइटिस, तो इसकी भी हम साथ ही मैनेजमेंट को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द हिस्ट्री के अंदर आपने देखना है कि इसका ऑनसेट कैसे हुआ, ड्यूरेशन क्या है और प्राइमरी इन्फेक्शन क्या है। साथ ही हम एग्जामिनेशन देखेंगे, तो एग्जामिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि आपको वेसिकल्स यानी फॉलिकल्स बने हुए नजर आएंगे ऑन द आईलिड। कंजक्टाइवा जो होगा वो आपका हाइपरीमिया होगा, कीमोसिस होगा, आपको सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो सकती है, और फॉलिकल्स बने नजर आ सकते हैं। कॉर्निया के अंदर हम देखेंगे कि आपके पास सुपरफिशियल पंक्टेट केराटाइटिस हो सकता है, आपके पास सुपरफिशियल ओपेसिटीज़ नज़र आ सकती हैं, और आपके पास कोई स्ट्रोमल ओपेसिटीज़ भी हो सकती हैं। इन्वेस्टिगेशन जो करेंगे वो हम क्लिनिकली उसको डायग्नोज कर सकते हैं, या हम फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं, या हम सीरम के अंदर टाइटर चेक कर सकते हैं ऑफ द एंटीबॉडीज़, वो रेज्ड होगा इन द ब्लड। साथ ही हम जो है उसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो ट्रीटमेंट के अंदर हमने उसकी कंजर्वेटिव या स्पोर्टिव ट्रीटमेंट के अंदर लिड हाइजीन को मेंटेन रखना है, कोल्ड वाटर से उसको स्प्लैश कराना है। साथ ही हमने मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर उसको एंटीवायरल दे देनी है, एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉइड्स दे देने हैं। नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास वायरल कंजक्टिवाइटिस रह गया है दैट इज़ मोलस्कम कंटेजियोसम कंजक्टिवाइटिस। तो ये किस वजह से होता है, या आपके पास वायरल इन्फेक्शन है स्किन की जो लेस कॉमनली होती है टू द कंजक्टिवा, या आपके पास किस वायरस की वजह से होता है, तो ये आपके पास पॉक्स वायरस की वजह से होता है। दैट इज़ नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ये जैसा आपने रीड आउट करना है टॉपिक, ये आपके कभी भी एससी की और सिनेरियो में मैंने आता हुआ नहीं देखा, लेकिन आपने जस्ट इसको रीड आउट ज़रूर कर लेना है। इतना आपको पता हो कि आपको एमसीक्यू निकल जाए, आपका वाइवा निकल जाए। तो आपका पॉक्स वायरस की वजह से होता है, ये आपके पास स्प्रेड करता है डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इंडिविजुअल की वजह से। ये आपके पास चिल्ड्रन में होता है, यंग एडल्ट्स में होता है, जो आपके पास इम्यूनो डेफिशिएंट पीपल होते हैं यानी एड्स वगैरह वाले, तो उनको भी बहुत जल्दी ये हो सकता है। साथ ही आपके पास आ जाते हैं जी क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आपके पास यूनिलेटरल ये होता है, इरिटेशन होती है, और इसके अंदर आपके पास म्यूकोइड डिस्चार्ज होता है। ये आपने बात ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि बाकी सबके अंदर आपके पास वाटरी डिस्चार्ज था, ये एक पहला है जिसके अंदर आपके पास म्यूकोइड डिस्चार्ज है, और इसके अंदर आपके पास पेल वैक्सी एम्ब्लाइकेटेड नोड्यूल्स बनते हैं। तो ये भी आपने ज़रूर याद रखना है। इसकी जो डायग्राम आपकी बुक के अंदर बनी हुई है मोलस्कम कंटेजियोसम की, दैट इज़ सो इंपॉर्टेंट, आपकी ऑस्पी में बहुत बार रिपीट होती है। पेल वैक्सी एम्ब्लाइकेटेड नोड्यूल्स बनते हैं इसके अंदर, और आपसे वाइवा में भी ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ये आपने अपने वाइवा और ऑस्पी के लिए अच्छे से तैयार करना है। रिटन पेपर में मैंने इसको कभी आते नहीं देखा। उसके बाद आपका कंजक्टिवा आ जाता है। कंजक्टिवा के अंदर आपको फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस नजर आएगा, आपको म्यूकोइड डिस्चार्ज नजर आएगा, साथ ही आपको पंक्टेट एपिथेलियल एरोजन भी नज़र आ सकती है। अब इसका हमने डायग्नोसिस किस तरह से बनाना है, तो डायग्नोसिस जो है वो हम आईलिड के लीजन जो करेक्टरिस्टिक हमारे क्लिनिकल फीचर्स हैं उससे बना सकते हैं, या हम फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस से बना सकते हैं। अब इसकी हमने ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है, तो ट्रीटमेंट जो है ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है खुद ब खुद, लेकिन ये 1 महीना से साल भी ले सकता है। और इसका हम या तो रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास एक एम्ब्लाइकेटेड नोड्यूल होता है, तो इसको हमें सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम इसकी एक्सीजन कर सकते हैं।
एक्सिजन के साथ साथ हम क्रायोथेरेपी कर सकते हैं, हम कॉटराइजेशन कर सकते हैं एंड साथ ही हम एक्सप्रेशन कर सकते हैं। तो ये हम सर्जिकली इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे से पढ़ेंगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।